नमस्कार दोस्तों। नगरोटा में कल जो कुछ हुआ वो चलो। बहुत बड़े संकेत दे रहा है। संकेत ये हैं कि पाकिस्तान और सीमा पार बैठे आतंकवादियों के सरगना जम्मू कश्मीर में किसी बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए सक्रिय थे, जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने, सेना ने पूरी तरीके से विफल कर दिया है। सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये लोग भारत में घुसे कैसे। दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भारत में इसका मतलब ये है कि अभी भी आतंकवादियों के, आतंकी सरगनाओं के यहाँ पर कुछ खैरख्वाह हैं, कुछ हमदर्द हैं जो इनकी मदद करते हैं। तीसरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में चूंकि जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो भारत सरकार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है उसको डिस्टर्ब करने की साजिशें अब पाकिस्तान में रची जा रही हैं। और सबसे अहम सवाल ये है, जो हमारे सेना प्रमुख एमएम नरवणे साहब का भी बयान आया है कि अब भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल इस तरह की किसी भी तरह की घुसपैठ को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जो भी आएगा मारा जाएगा, वो वापस नहीं लौट पाएगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं। उन सब के जवाब हमें जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वही दे सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ ए.के. सिवाच साहब, मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब, जो 37 साल भारतीय सेना को दे चुके हैं, पूर्वी लद्दाख में तैनात रह चुके हैं, यहाँ भी माचिल सेक्टर में भी कमांड कर चुके हैं आर्मी को, और खास तौर से टेररिज्म से और युद्ध क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्हें युद्ध सेवा मेडल भी मिल चुका है। तो आइए जुड़ते हैं मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब से। सिवाच साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सिवाच साहब, ये जो कल नगरोटा में हुआ है, हालांकि हमने डिस्कशन किए थे पिछले दिनों और तब आपने बताया था कि सीमा पार 250-300 आतंकवादी लॉन्च पैड पर तैयार खड़े हुए हैं और लगातार जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था वो भी उनको कवर फायर देने की कोशिश थी, ताकि भारतीय सेना को दिग्भ्रमित किया जा सके और उनको घुसपैठ कराई जा सके। तमाम चौकसी के बावजूद ये पता चला है कि ये सांबा सेक्टर से इनकी एंट्री हुई है, शकरगढ़ से ये भारत में प्रवेश किए हैं और वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट भी बताई जा रही है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हर संभव आमादा है कि किसी भी तरीके से तबाही का साजो सामान और आतंकवादी भारतीय सीमा में प्रवेश कराए जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब आपने। और मैं ये व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, देखो, पहले भी हमने जैसे बातचीत की सी कि 300 के करीब आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे हुए हैं और वो हैं ज्यादातर आपके लद्दाख और इसके बाद आपका जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका और थोड़ा बहुत प्लेन इलाका। क्योंकि बात ऐसी है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपका इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो बहुत स्ट्रांग है। और हुआ क्या है कि इससे ये जो 300 आतंकवादी बैठे हैं, इन्होंने काफी बार कोशिश की है घुसने की, मगर हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतना तगड़ा है कि उनको वहीं पर मार गिराया जा रहा है। इस साल जो है, देखो, नॉर्मली करीब करीब 50 से 100 तक की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है आतंकवादी। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि आतंकवादियों को बिल्कुल ही जीरो इन्फिल्ट्रेशन हो और उनको वहीं मार गिराया जाए, क्योंकि टेरेन ऐसी होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन है, वेदर कंडीशन है, नदी नाले हैं,
तो हर जगह लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि जीरो आपकी इन्फिल्ट्रेशन हो। मगर हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड आज की तारीख में है वो बहुत ही सख्त और मजबूत है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और वो उसके कारण क्या हो रहा है, पाकिस्तान बहुत मुश्किल हो रही है उसको इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए, क्योंकि आपको ये भी पता है जो सिचुएशन अभी कश्मीर घाटी के अंदर है, उनके कोई 100-150 आतंकवादी रह गए और बाकियों को मार गिराया है, और उसके बाद उनके जो लीडर थे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के, उनका भी खात्मा हो गया है, और आर्म्स और अम्यूनिशन की बहुत ज्यादा कमी है उनके पास। तो अभी पाकिस्तान सोच रहा है कि किसी तरीके से फ्रेश लीडरशिप को भेजा जाए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, और उसके बाद ज्यादा कैडर भेजा जाए, क्योंकि 150 के करीब है। जिस तरीके से भारत की जो ऑल आउट ऑपरेशन चला हुआ है, अगर इसी स्पीड से चला तो 1-2 साल के अंदर इन आतंकवादियों का खात्मा पूरा किया जाएगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने क्या किया है कि वहां से आतंकवादियों को भेजने की पूरी कोशिश कर रहा है, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, इसलिए आपको पता है कि पहली बार गुरेज सेक्टर से लेके और रजौरी तक 700 किलोमीटर के इलाके में, जिसमें गुरेज भी आता है, मच्छल भी आता है, उसके बाद तंगधार भी आता है, और उस बारामूला भी आता है, नौगांव भी आता है, और उसके बाद आपका रजौरी, पुंछ, वो सारा इलाका एक्टिवेट किया कि आर्टी फायर किया, मोटर फायर किया, हैवी वेपन से फायर किया कि कहीं तो आतंकवादी घुसे, और वो कोशिश की, मगर वो कोशिश उनकी नाकाम रही, और भारत की फौज ने इतना जवाब दिया कि इस बार वो हिल गए हैं, और उनके जो हमने इतनी पोस्टें बर्बाद की, कम से कम 6 से 7 पोस्टें बिल्कुल बर्बाद कर दी, और उसके बाद उनके लॉन्च पैड, ट्रेनिंग एरिया, अम्यूनिशन डंप, एफओल डंप, उनको बर्बाद कर दिया। मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है, वो मानने वाला नहीं है आसानी से, कितनी मार खाएगा फिर आएगा, ये है पाकिस्तान की जुर्म। तो अभी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल में इस साल बहुत ही अच्छा हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड रहा है, और उसमें ओनली कोई 20 के करीब आतंकवादी हो सकता है आए हो, उनका भी इतना पुख्ता नहीं है। इसके अलावा कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो एक टायर में नहीं है, 3-4 टीयर में बना हुआ है। मगर जो इलाका हमारा आईबी का है उसमें इतना हमने ध्यान नहीं दिया है, जहां पर हमारी बीएसएफ लगी हुई है, स्पेशली आपका इलाका जम्मू का, कठुआ का, सांबा का और हीरानगर का। इस इलाके में हमारी चौकसी है, पता है कि आतंकवादी बढ़ेंगे, क्योंकि उनका काम है बढ़ना जम्मू कश्मीर में, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल से बढ़ जाए, वहां पर बढ़ना आसान है, और बढ़ के एक बार वो मिल सकते हैं लोगों से, मगर वो जम्मू के इलाके से बढ़ना चाहेंगे अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल से नहीं बढ़ पाते। तो ये अभी जो हमारा वीक लिंक है इस सारी कड़ी में, वो होगा जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर में जहां हमारी बीएसएफ लगी है वो चौकस है, चौकन्ने हैं, काम कर रहे हैं अपना, मगर इलाका इतना है, वहां पर भी रिवाइंड ट्रेन है जिसके अंदर नाले नदी चलते हैं, वहां पर आपकी फेंस नहीं लगी हुई, और क्योंकि ज्यादा प्रेशर था आपका कश्मीर घाटी में, तो इन्होंने ओनली जो इनकी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो इतनी मजबूत नहीं है, उतनी डेंसिटी नहीं है, उसमें इतने ट्रुप्स नहीं लगे हुए, वो 1 टीयर या 2 टीयर, तो वहां पर ये मौका उठा के करके कोशिश करते हैं, और यही हुआ इस बार भी। जनरल साहब, मैं यहाँ एक सवाल तो उठता है कि हमारे पास ड्रोन भी हैं, हमारे पास विमान भी हैं जो निगरानी रख सकते हैं, हमारे पास अब ऐसी दूसरी भी इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो हमारी अपनी सरहद से ही सीमा पर भी आतंकवादियों को ध्वस्त कर सकते हैं। तो भारत ये इनिशिएट क्यों नहीं करता है इन परिस्थितियों में? बिल्कुल ठीक बोला। पहली बात तो मैं उसको ही कंप्लीट कर लूं कि जो ये आईपी से कोशिश कर रहे हैं और वहां वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, एक तो वो टनल बना लेते हैं, और एक नहीं काफी टनलें बना लेते हैं। दूसरी बात यह है कि वो मल्टीपल जगह ट्राई करते हैं इन्फिल्ट्रेशन करने की, और हमारी जो बीएसएफ की जो लगी हुई है काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड वो इतनी मजबूत नहीं है। तो अभी हमें इसको मजबूत करना पड़ेगा। और क्यों हो रहा है, अगर आपकी यहां से इन्फिल्ट्रेशन होगी तो उसका कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ के जो ओजीडब्ल्यू है और जो
टेररिस्ट हैं और जो घाटी में है उनका भी मेल मिलाप है। इन्फिल्ट्रेशन के बाद उनके पास लॉजिस्टिक है, वो ट्रक मिलता है उनके पास, वो जाके वापस कश्मीर घाटी में जा सकते हैं। तो एक प्रकार से इस ताते को भी काटना पड़ेगा। ये जो है कि आईबी से इन्फिल्ट्रेट करो अगर लाइन ऑफ कंट्रोल से नहीं कर सकते, और उसके बाद जो ट्रक वगैरह है उसका इस्तेमाल करो, जिसके लिए उनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं, स्लीपर सेल हैं, जो कि मेल मिलाप है उनका भी कश्मीर घाटी से। और वो फिर यही नहीं कि इस बार आतंकवादी गए जो कि 4 के करीब थे, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनके पास हथियार और जो असला था वो बहुत ही ज्यादा था। एक तो 11 उनके पास AK-47 और AK-56 थी, उसके बाद 29 हैंड ग्रेनेड थे, उसके पास एक्सप्लोसिव बहुत था, UBGL थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो सामान इकट्ठा किया काफी दिनों में किया, एक बार तो आए नहीं। तो ये एक चिंता का विषय है और इसका हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड जो आईबी पे भी इतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जितना लाइन ऑफ कंट्रोल में है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो और एक तो ये एक्सप्लोसिव इतना आया और इसके बाद इसका मतलब 3-4 इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट हुई। फिर जो आपने बताया ड्रोन का इस्तेमाल करता है आजकल पाकिस्तान, उसके जरिए वो भेज रहा है हथियार और अम्यूनिशन और आपका एक्सप्लोसिव, ये भी कर रहा है। मगर इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, इसको हमने काउंटर करना है आगे। और दूसरी बात यह है कि जो आपके स्लीपर सेल हैं, OGW हैं, वो बहुत एक्टिव हैं आपके जो जम्मू के इलाके में भी और आईबी के इलाके में, और इनका तालमेल है कश्मीर घाटी के जो स्लीपर सेल और OGW, ये दो बातें बढ़ी। अब आपने जो क्वेश्चन उठाया कि क्यों हमारी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है, क्यों हम आतंकवादियों को पहले आने देते हैं और फिर मारते हैं। मैं तो पहले बताता रहता हूं कि हमारी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और हमारे पास इतनी काबिलियत है, स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल में, जहां हमको पता है कि इनके कहां कहां पर लॉन्च पैड हैं और कहां कहां इनके ट्रेनिंग एरिया हैं और कहां से ये आने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वो वहां से तैयारी करें, आने की कोशिश करें, आप उनको वहीं बर्बाद करो जिस प्रकार से अमेरिका ने किया है अफगानिस्तान में, इराक में और सीरिया में। तो इस प्रकार से इसको वहीं हमें नष्ट करना पड़ेगा। ये आगे हमने स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। मगर क्या होता है कि आजकल जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान भी चौकन्ना हो जाता है, तो उसने अपने जो लॉन्च पैड हैं जो 3-4-5 किलोमीटर थे लाइन ऑफ कंट्रोल से, उनको भी बहुत पीछे कर दिया, उनको कम से कम 25-30 किलोमीटर कर दिया। मगर भारत के अंदर ये काबिलियत है कि इनके लॉन्च पैडों को, इनके ट्रेनिंग एरियाज को, जिनके बारे में हमारी पुख्ता इंफॉर्मेशन है, उनको वहीं बर्बाद किया जाए। और हमारे पास ये काबिलियत है, हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास रफेल आ गया जिसके अंदर मिटेओर, और हमारे पास स्कैल्प मिसाइल है और माइका मिसाइल है, तो हम कर सकते हैं। जनरल साहब, एक राय ये भी दी जा रही है कि भाई आतंकवादी तो ये भेजते रहेंगे, कुछ कम प्रशिक्षित होंगे, कुछ ज्यादा प्रशिक्षित होंगे, ये तो इनकी रणनीति चली रही है कि अपनी सेना को बचाओ और आतंकवादियों को झोंक दो, उनको मरवाते रहो या भारतीय सेना को उसमें उलझाते रहो। भारत ऐसी रणनीति क्यों नहीं बनाता है कि पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए? जब तक पाकिस्तानी सेना को दर्द नहीं होगा, उनके परिवारों को दर्द नहीं होगा, सेना प्रमुख को दर्द नहीं होगा, तब तक ये बाज नहीं आएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने, और ये चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी हो चुकी है। और आपने ठीक बोला कि देखो जो इनके पास आतंकवादी हैं वो तो एक प्रकार से फोर्डर हैं, उनका मरने से पाकिस्तान की आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि पाकिस्तान की आर्मी चाहती है ज्यादा टेररिस्ट पीओके में होते हैं तो उनको तकलीफ होती है तो वो भारत की तरफ भेज देते हैं, और उनके मरने से उनके ऊपर कुछ नहीं फर्क पड़ता। जब तक आप पाकिस्तान आर्मी को हर्ट नहीं करेंगे, उसको चोट नहीं पहुंचाएंगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं। और यही मद्देनजर रखते हुए अभी जो कार्रवाई हो रही है, जो आपको पता पिछले कुछ दिनों में भी हुई है, 4-5 दिन, और अभी भी चल रही है, कल भी हुई है, कि अब पाकिस्तान की पोस्टों को टारगेट किया जा रहा है, और जो कि एक प्रकार से फायर असॉल्ट अपना के पाकिस्तान की जो पोस्टें जो आतंकवादियों को भेजने में मदद करती हैं उनको बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। और इतना फायर किया जा रहा है, आपके पास बॉफर्स गन्स हैं,
आपके पास एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, जो कि वैसे तो हम जो स्पाइक मिसाइल जो हमने इजराइल से ली है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो टैंकों के अगेंस्ट और बंकरों में। तो हुआ क्या है कि अभी उनके 15 से 20 जवान भी मरे हैं, उनकी पोस्टर भी जो है बर्बाद हो गए, और अम्यूनिशन डंप और एफओ डंप भी फौज के। तो ये एक चेंज ऑफ टैक्टिक्स हो गई है कि पाकिस्तान की आर्मी को हर्ट करो। जब तक पाकिस्तान के आर्मी को आप हर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ फायदा नहीं, क्योंकि आतंकवादी उनके लिए एक प्रकार फोडर है, और ये एक चेंज ऑफ टैक्टिक्स का फायदा होगा आने वाले समय में। जनरल साहब, एक बहुत कड़वा सवाल है। 11 AK-47, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड, 6 UBGL, मोबाइल फोन, कंपास, पिट्ठू बैग, इतना भारी सामान, कहीं हमारी गलतियां नहीं है, कहीं हमारी नाकामी नहीं है? वो आसानी से चाहे ड्रोन से भेजते हो, चाहे एक एक करके वो घुसपैठ करा करके सामान भेजते हो, हमारी सुरक्षा व्यवस्था में भी कहीं चूक है, या यहाँ पर उनके कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सेना और सुरक्षा बलों की आंखों में धूल झोंक करके भी उनकी मदद कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? जो हमारी सुरक्षा में खामियां हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? उनको दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब। इसमें दोनों बातें हैं। एक तो कहीं ना कहीं हमारी भी ढील है। हमें काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड जो आईबी पे जो हमारी कमजोर कड़ी है पूरे बॉर्डर पे, तो उसको अच्छा करना पड़ेगा, उसके अंदर डेंसिटी बनानी पड़ेगी, उसमें 1 टीयर या 2 टीयर से नहीं ज्यादा ट्रुप्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि तब तक ही अगर आपका एक ट्रुप टीयर से क्रॉस कर जाता है आतंकवादी तो दूसरे और तीसरे में फंसे, क्योंकि ये यकीन करना पड़ेगा और इसमें मानना पड़ेगा ये कमी है, और तभी तो वो आतंकवादी बढ़ के आए हैं, और इसको हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो सब नुकसान हो सकता है। दूसरी बात जो आपने बताई ये भी सच है कि ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, और वो जो है उनका तालमेल जो जम्मू सेक्टर के हैं उनसे कश्मीर घाटी के OGW और स्लीपर सेल से भी मिलाप है, तभी तो वो यहाँ का सामान वहां भेजने में, और जो बताया आपने इतना बड़ा असला भेजने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारी नाकामी तो है, और इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा कि 11 AK-47 है, उसके अंदर आपके UBGL है, हैंड ग्रेनेड है, बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव है, और ये तो अच्छा था कि ये पुख्ता इंफॉर्मेशन थी, नहीं तो बड़ा मुश्किल होना था। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें अपना काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड इंटरनेशनल बॉर्डर पे अच्छा करना पड़ेगा, और ये जो OGW और जो स्लीपर सेल हैं उनको भी टारगेट करना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ी ड्रिल करनी पड़ेगी, उनको टारगेट करके न्यूट्रलाइज करना आने वाले समय में। और हम ये भी जानते हैं जनरल साहब कि चूंकि पिछले कुछ अरसे में जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादियों का खात्मा हुआ है, इनके कमांडर वगैरह भी मारे गए हैं अलग अलग संगठनों के, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में शांति लौटी है, जिस तरीके से अलगाववादियों को न्यूट्रल कर दिया गया है एक तरीके से, और जो भी साजिशें रचने वाले और इनके मददगार थे सीमा पार से आने वालों के, उनको भी नियंत्रित किया गया है, तो इससे पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं की जो बौखलाहट है वो चरम पर है इस समय। और वो ये भी जानते हैं कि यही समय है बर्फबारी से पहले किसी तरीके से भेज दिया जाए आतंकवादियों को और एमिनेशन को भेज दिया जाए। और चूंकि जिला परिषद के चुनाव भी भारत सरकार वहां करा रही है, शायद उसको डिस्टर्ब करने की भी एक नीति और रणनीति इनकी हो सकती है। तो ऐसे समय तो और भी ज्यादा चौकसी की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला, और है चौकसी। देखो, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपको मैंने बताया कि उन्होंने काफी बार ट्राई की और उनको आतंकवादियों को मार गिराया, और जो पनिशमेंट दी है पाकिस्तान आर्मी को बहुत ही पुख्ता, और इससे क्या पाकिस्तान की जो फौज है वो हिल गई है। मगर आपने ये बातें बिल्कुल ठीक बताया कि क्या हुआ है कि लास्ट 2 साल में जिस प्रकार से ऑल आउट ऑपरेशन हुआ है, उससे क्या आज आपकी जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोबा की जो लीडरशिप है वो खत्म हो गई है पूरी नॉर्थ और साउथ कश्मीर में, और गिन के 150 के करीब आतंकवादी रह गए। तो ऐसे में
अभी पाकिस्तान चाहेगा कि लीडर भी भेजे वहां से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, और वहां से फ्रेश कार्डर भी भेजे। और इसी प्रकार उनके जो हथियार हैं और एम्यूनिशन है उसमें भारी कमी आ गई है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं रही, वेपन आ नहीं रहे, एम्यूनिशन आ नहीं रहा। तो पाकिस्तान अभी बुखलाया हुआ है, तभी ये कार्रवाई कर रहा है कि फ्रेश कैडर भेजे और हथियार भेजे और एम्यूनिशन भेजे, ये कोशिश कर रहा है। और भारत इसको ट्राई कर रहा है कि इसको नकारा करे, और काफी सक्सेसफुल है। और जो आपने बताया कि एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35 होने के बाद सिचुएशन में बहुत फर्क आया है ग्राउंड पे। क्या हुआ है कि 3-4 चीजें हुई हैं। एक तो आपका जो एनआईए ने चोक कर दिया, जो पैसा हवाला से आता था, जो पत्थरबाज को दिया जाता था, वो बंद हो गया। हुर्रियत एक प्रकार से हिस्ट्री हो गई है। उसके बाद जो रेडिकलाइजेशन हो रहा था साउथ कश्मीर में, उसमें बहुत कमी आई है। और तीसरी बात है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी गई है। जिस प्रकार से पंचायत इलेक्शन हुए हैं, अर्बन बॉडी इलेक्शन हुए हैं, तो काफी खुशहाली आ रही है। और पाकिस्तान को लग रहा है कि ऐसी माहौल में तो उनका तो गेम प्लान खत्म हो गया। आतंकवादी भी मारे गए, 150 के करीब आतंकवादी रह गए, और खुशहाली आ रही है कश्मीर घाटी में। और पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार से भूचाल मचा हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। और वहां पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो इतनी सक्सेसफुल है कि इमरान खान की कुर्सी हिल गई है। तो ऐसे में वो पूरी ट्राई करेंगे कि किसी तरीके से बर्फ पड़ने से पहले, जो कि अभी इसके पास विंडो है कोई 15-20 दिन का, जो 15-20 दिसंबर के बाद जाना बड़ा मुश्किल है इन पासेज में, शमशाबाड़ी में, तो ये पूरी कोशिश करेंगे यहाँ। अगर वो यहां से नहीं सक्सेसफुल हुए तो आईबी से भी करेंगे, जिससे ये कर रहे थे। वो भी हमारी एक कमजोर कड़ी है, उसको हमें पूरा ठीक करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर भारत जो है ये समझता है। और अब जो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन हो रहे हैं, वो जिसके अंदर अभी आपके पूरी पार्टियां, गुप्कर अलायंस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और एक अच्छी बात है। देखो, डेमोक्रेसी में हर पार्टी पार्टिसिपेट करे तभी डेमोक्रेसी कहलाती है। और ये डेमोक्रेसी में जो है पार्टीज आपस में एक दूसरे के बारे में बोलेंगे, वो एक अच्छी बात है, उसको मानना चाहिए। मगर अच्छी बात यह है कि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में पूरे के पूरी पार्टियां हिस्सा ले रही, और शांतिपूर्वक ये जाएगा, जो कि 28 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक है। तो इसको भी खलल डालने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और तभी तो ये इतने हथियारों के साथ ये आतंकवादियों को भेज रहा था कि कुछ ना कुछ खलबली मचाए कश्मीर घाटी में। क्योंकि जो आतंकवादी कश्मीर घाटी में हैं, वो तो एक प्रकार से निकम्मे हो गए, उनको तो मार गिरा, या उनके हथियार नहीं है, या उनका मोराल बड़ा डाउन है। आज की तारीख में उनका मोराल इतना डाउन है, लीडर है नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा चैलेंज है, और इस चीज को हमें ध्यान देना है कि अगले 15-20 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कश्मीर घाटी में, और हमारे आईबी सेक्टर में, जम्मू सेक्टर में, पूरी सर्दियों में भी हमें ध्यान रखना है। और ये जो आपके ओवरग्राउंड वर्कर हैं और आपके स्लीपर सेल हैं, इसका नेट को पकड़ो और इसको न्यूट्रलाइज करो। वैसे तो ये अंडरस्टूड है कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, या तीनों सेनाओं के प्रमुख हो, सब एकजुट होकर के पाकिस्तान की और चीन की जो भी मुहिम है उसको निष्फल करने में जुटे होंगे, सब रणनीति बना ही रहे होंगे। लेकिन आप भी लद्दाख में तैनात रहे हैं, आप भी जम्मू कश्मीर के जो डिस्टर्बिंग एरिया है वहां तैनात रहे हैं। आपके अपने क्या सुझाव हैं कि इस समय क्या करे भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान भी और भारतीय सेना भी? देखो, इसमें अभी ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि अभी जो हमारा लद्दाख में चला हुआ है उसमें हमें चौकन्ना रहना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी सिचुएशन लद्दाख की स्टेबलाइज होती जा रही है। भारत तैयार है हर एक पॉसिबिलिटी के लिए। भारत ने ये बता दिया, अगर आप चीन को कि आप एक प्रकार से समझौता करना चाहते हैं तो दो बातें हैं। एक तो आप कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट करें, और उसके बाद आप यथास्थिति अपनाएं अप्रैल 2020 की। मगर अभी चीन जो है, एक उसने प्रपोजल जो कि चल रहा था मीडिया में कि शायद हो सकता है पेंगेंगसो में उन्होंने 3 फेज विड्रॉल की बात की है, वो मुझे नहीं लगता भारत ना मानेगा और ना मानना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल गलत होगा। जब तक डेप्सैंग के बारे में बातचीत ना की जाए कोई विड्रॉल नहीं मानना चाहिए।
दूसरी बात, जो भारत की फौज बैटल हार्डन्ड है, भारत की फौज बिल्कुल तैयार है और एक प्रकार से पूरी की पूरी उसने अपनी स्टॉकिंग भी कर ली है, लॉजिस्टिक बिल्डअप भी कर लिया है, अपने हथियार वेपन भी रख लिए हैं और हैबिटाट भी बना लिया है जो कि हमारे जवानों के लिए। और हमारे जो ऐसे इलाके में रहते आए हैं, साइचेन ग्लेशियर 1984, प्रॉब्लम पड़ेगी चीन को। चीन जो है एक प्रकार से बैटल हार्डन नहीं है, उसने कभी भी ये इतनी हाइटों में रहा नहीं, वो गैरिजन में रहा है 30 से 35 किलोमीटर पीछे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे अब हम कमजोरी लगे। और दूसरी बात, जितना ज्यादा देर भारत वहां रहेगा, एडवांटेज भारत को है चीन के मुकाबले, क्योंकि चीन की प्रॉब्लम है, चीन नहीं रह सकता और चीन को ये ब्रेक नहीं देनी, विंटर ब्रेक, चीन को बिल्कुल नहीं देनी विंटर ब्रेक। और अगर ये चीन मानता है कि पूरा पूरा विड्रॉल करे, अप्रैल 2020 की स्थिति माने, तब तो ठीक है, नहीं तो कोई बातचीत आगे करने का मतलब नहीं। और जो अभी हमने मालाबार एक्सरसाइज की है, ये भी चीन को कहीं ना कहीं डायरेक्टली बता दिया है, जो कि हमने किया आपके इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में भी किया, अभी अरेबियन सी में करें और नॉर्थ अरेबियन सी में किए हैं, कि जो कराची और ग्वादर से भी बड़ा नजदीक है। चीन को भी संदेश है, पाकिस्तान को भी, कि भारत अकेला नहीं है इंडियन ओशन रीजन में, उसके साथ क्वाड के चारों कंट्रियां भी हैं, जिसके अंदर अमेरिका भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है और जापान भी है। और एक प्रकार से जिस प्रकार से हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप विक्रमादित्य और अमेरिका के जो यूएसएस निम्ति, जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो एक हम काबिलियत है और हमने अपना जो पावर को डिस्प्ले कर दिया है। और अभी हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और हमें चीन के ऊपर और प्रेशर डालना चाहिए, कि जिससे चीन जो है यथास्थिति अप्रैल 2020 के लिए मानने के लिए तैयार हो। इससे अगर बीच में कोई चीज मानता है, अगर वो डेप्सन के बारे में बात नहीं करता, तो हमें कोई भी ऐसा समझौता नहीं करना चाहिए जो कि आने वाले समय में हमारे को नुकसान दे। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल AK श्रीवास्तव साहब, आप जुड़े और आपने बहुत सारे विषयों पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।